कार भारत जैसे देश के मिडिल क्लास की ज़रूरत या यूएसए जैसे देश में लोगों की मजबूरी और कुछ लोगों के हिसाब से सिंबल ऑफ फ्रीडम। आज के समय में ऑटोमोबाइल के बिना ज़िंदगी सोचना काफ़ी मुश्किल है। छोटे से छोटे सामान से लेकर इंसानों तक सब इन्हीं के भरोसे एक से दूसरी जगह जाते हैं। मगर ये जानने से पहले कि ये चार पहियों पर लोहे के डिब्बे की शुरुआत कहाँ से हुई, ये समझ लीजिए कि जो मॉडर्न डे ऑटोमोबाइल है उसको किसी एक आदमी ने नहीं बनाया। हज़ारों लोगों ने कई छोटी छोटी चीज़ें बनाई, जैसे किसी ने गियर का सिस्टम तो किसी ने रबर से टायर बनाया, और ऐसे ही कई ट्रायल्स एंड एरर्स के बाद ही मॉडर्न डे गाड़ी एग्जिस्टेंस में आई। जो मॉडर्न डे ऑटोमोबाइल है उसकी शुरुआत लेट 1700s में होती है। 1700 स्टीम इंजन का ज़माना था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था और दुनिया मशीनों पर शिफ्ट हो रही थी। तो कुछ लोगों को आइडिया आया कि एक से दूसरी जगह जाने के लिए जानवरों की जगह मशीनों का यूज़ किया जाए, और वहाँ से मॉडर्न डे गाड़ियों की शुरुआत होती है। लेट 1700s में स्टीम पावर से कई मशीनें चलती थीं, तो फिर कुछ लोगों ने लोहे लक्कड़ से स्टीम इंजन से चलने वाली गाड़ियाँ बनाई। मगर जो स्टीम इंजन से गाड़ियाँ चलती थीं उनकी दिक्कत ये थी कि अगर आपको गाड़ी ऑन करनी है तो आधा एक घंटा रुको पानी उबालने के लिए, और साथ में पानी भी लेके चलना पड़ेगा। मगर फिर अर्ली 1800s में इंटरनल कंबशन इंजन आई। जो आज की गाड़ियाँ पेट्रोल डीजल पर चलती हैं वो इंटरनल कंबशन इंजन पर हैं। फिर करीब 1840 के अराउंड इलेक्ट्रिक पिक्चर में आई, और उसके बाद कई दशकों तक उन दोनों में छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट होते गए। 19वीं सदी का अंत होते होते दोनों इलेक्ट्रिक और इंटरनल कंबशन इंजन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई थी। 19वीं सदी में गाड़ियाँ ज़्यादातर अमीर लोगों के खिलौने से ज़्यादा कुछ नहीं थी, मगर जो भी थोड़ी बहुत गाड़ियाँ थीं उसमें आईसीई और इलेक्ट्रिक का शेयर लगभग बराबर था। और 1899 में पहली बार किसी गाड़ी ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे का मार्ग क्रॉस किया, और वो कोई आईसीई नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी थी। मगर 1900 की शुरुआत में चीज़ें बदलने लगी। जो रेस इंटरनल कंबशन इंजन और इलेक्ट्रिक में चल रही थी उसमें आईसीई 1900 में काफ़ी आगे निकलने लगी। जहाँ बैटरीज काफ़ी महंगी और भारी थीं, वहीं 1900 में दुनिया भर में कई तेल के कुएं मिलने लगे और तेल के दाम काफ़ी नीचे आने लगे। और कार इंडस्ट्री में बड़ा मोड़ तब आया जब 1913 में हेनरी फोर्ड ने मूविंग असेंबली लाइन इंट्रोड्यूस की। जहां अभी तक गाड़ियों का ढांचा एक जगह होता था और वर्कर्स उसके पास जाते थे उस पर काम करने के लिए, वहीं अब गाड़ियां उनके पास आती थीं और हर वर्कर को एक काम करना होता था, जिसकी वजह से गाड़ियों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी नीचे आने लगा, और अब गाड़ियां केवल कुछ अमीर लोगों से आम जनता के बीच आ गई। गाड़ियों के रास्ते में अगला मोड़ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिकन के जेब में काफ़ी पैसा आया, स्पेशली अमेरिकन मिडिल क्लास के पास। उस समय तक अमेरिका में कई ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एग्जिस्टेंस में आ चुकी थी। उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस में लॉबी करके ऐसे लॉ बनवाए कि गाड़ियां लोगों की मजबूरी बन जाएं। जहां अभी तक ज़्यादातर गाड़ियां शहरों में दिखाई देती थीं, वो अब हर जगह दिखाई देने लगी, जिसकी वजह से अमेरिकन कार कंपनीज ने कई दशकों तक काफ़ी मज़े किए। मगर फिर जापानीज़ की एंट्री होती है। Hey, Brain, you know, if I could find a car built like me for under 3,000, I'd take it in a second. Quiet! You asked for it. The new Toyota Corolla two-door sedan. Toyota cars are built for the long haul. 9 out of 10 in America are still on the road, still getting the kind of mileage Toyotas are famous for. This Corolla sticker price under $3,000. You asked for it, you got it, Toyota. टोयोटा ने जो कार प्रोडक्शन सिस्टम था उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए, जिसकी वजह से गाड़ियों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और नीचे आ गया। और 1970 में कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से तेल के दाम ऊपर जाने लगे। जहां बड़ी कार कंपनी सालों से ऐसी गाड़ियां बना रहे थे,
जो कितना भी तेल पिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ जापानीज़ कितना देती है कि मॉडल पे चल रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने बाकी कंपनीज़ का शेयर खाना शुरू किया। और इन्हीं वजहों से 1981 में सुजुकी की एंट्री भारत में होती है। उस समय इंडिया एक क्लोज इकोनॉमी थी, तो सुजुकी डायरेक्टली एज अ प्राइवेट कंपनी नहीं आ सकती थी, तो वो मारुति के साथ जॉइंट पार्टनरशिप में आए, जहाँ सुजुकी का माइनर स्टेक था। मगर 20 साल बाद ज़्यादातर भारतीय मार्केट पर मारुति सुजुकी का कब्जा था। जब इंटरनल कंबशन इंजन मार्केट में ये उथल पुथल चली रही थी, उस बीच एक खिलाड़ी जिसे मान लिया गया था कि वो रेस से बाहर हो चुका है, वो दोबारा दिखाई देने वाला था। बैटरी टेक्नोलॉजी में ज़्यादातर 20वीं सदी में कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आई, मगर 1985 में दुनिया में एक नई बैटरी आई, लिथियम आयन बैटरीज, और यहाँ से गेम दोबारा बदलनी शुरू हुई। 1990 तक दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग समझ में आने लगी थी, जिसकी वजह से उसके अराउंड कुछ नए नियम कानून आने लगे। तो 1990 में दोबारा कई कंपनीज ने इलेक्ट्रिक कार बनाना शुरू किया। 1996 में जीई ने जनरल मोटर्स EV1 के नाम से इलेक्ट्रिक कार निकाली, मगर ये नए लिथियम आयन बैटरीज पर बेस्ड नहीं थी, ये अभी भी पुराने लेड एसिड पर बेस्ड थी। मगर अगले ही साल 1997 में निसान ने पहली लिथियम बैटरी पर बेस्ड कार निकाली, और उसका नाम था निसान अल्ट्रा EV। जब ये बड़ी कंपनियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने में हाथ आजमा रही थीं, उसी बीच 1994 में इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी स्थापित हुई, और उस कंपनी का नाम था रेवा इलेक्ट्रिक कार कंपनी, और फाउंडर का नाम चेतन मैनी। और रेवा के भी कुछ पहले मॉडल्स लेड एसिड पर बेस्ड थे, और उसकी भी वजह थी क्योंकि उस समय लिथियम आयन बैटरीज के दाम बहुत ज़्यादा थे, इसलिए शुरुआत में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लिथियम पर बेस्ड नहीं थी। मगर 2010 का अंत आते आते लिथियम आयन बेस्ड बैटरीज के दाम काफ़ी नीचे आ गए, और उसी समय के अराउंड दुनिया में टेस्ला का नाम फैलना शुरू हुआ। टेस्ला की सुपीरियर मार्केटिंग की वजह से आम लोगों को भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में जानने को मिला। अभी दुनिया में कई कंपनीज इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बना रही हैं, जैसे अमेरिका में टेस्ला, इंडिया में टाटा, या चाइना में BYD, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार बनाती हैं, मगर उनकी क्वालिटी का पता नहीं। अभी के समय में लोग ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन की वजह से धीरे धीरे इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर शिफ्ट हो रहे हैं। अभी दुनिया में इलेक्ट्रिक कार्स का परसेंटेज ज़्यादा नहीं है, बट जहाँ तक कि इस दशक का अंत आते आते इलेक्ट्रिक का परसेंटेज काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। मगर क्या सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक पर होंगी, उस पर अभी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर हम इलेक्ट्रिक कार्स के फ्यूचर के बारे में बात करें तो अगला एडवांसमेंट बैटरीज में सॉलिड स्टेट बैटरीज के रूप में होगा, और मोस्ट लाइकली 2030 तक अमेरिका के शहरों में सेल्फ ड्राइविंग कार्स कॉमन होंगी। और जो लोग सोच रहे हैं अभी कहाँ सेल्फ ड्राइविंग कार्स, तो बता दूं ऑलरेडी कई कंपनीज इन सिटी ट्रैफिक सेल्फ ड्राइविंग टेस्ट कर रही हैं, और मोस्ट लाइकली सेल्फ ड्राइविंग कार रोडों पर आ भी जाएंगी और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। एक चीज़ जो और हो रही है वो है सब्सक्रिप्शन मॉडल, जहां आप गाड़ी ले तो लेंगे मगर उसके कुछ फीचर्स सॉफ्टवेयर के पीछे लॉक्ड रहेंगे। मतलब गाड़ी में हार्डवेयर तो लगा है मगर उसे जानबूझ के सॉफ्टवेयर के थ्रू लॉक करके रखा गया है। ये सब्सक्रिप्शन मॉडल अभी गाड़ियों के कुछ फीचर्स के लिए है, मगर आने वाले कुछ दशकों में आप गाड़ियाँ केवल रेंट कर पाएंगे। मैं इस टॉपिक पे अब यहीं रुकूंगा क्योंकि अब ये वीडियो अलग डायरेक्शन में जा रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय।